जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा टॉपिक हमारा है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म बेटा होता क्या है? जब भी बेटा साइटो का लफ्ज आएगा, साइटो शो करते हैं सेल को, सेल। और प्लाज्मा मीन प्लाज्मा है, यानी कि सेमी सॉलिड सब्सटेंस के सेल का सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड एरिया, ये प्लाज्मा स्टेट है, ये प्लाज्मा है। शायद फिजिक्स में बच्चों पढ़ा होगा आपने प्लाज्मा को। ये प्लाज्मा है, सेमी सॉलिड है ना बच्चों, सही तौर पर सॉलिड है ना सही तौर पर लिक्विड पार्ट है सेल का। आपसे कहते हैं कि लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल का जो लिविंग पार्ट है उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बच्चों मौजूद होता है, यानी कि ये दो चीजें उसका लिविंग पार्ट है, किसका? सेल का। उसने जानबूझ के बच्चों यूकैरियोटिक सेल का नाम भी लिया है यूकैरियोटिक, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में बकायदा न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में बकायदा न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसलिए उसने आपसे कहा कि लिविंग कंटेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और बच्चों न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली, इकट्ठा, हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म बच्चों, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये दोनों शामिल हो जाएंगे। ये याद करना बच्चों, प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन शामिल नहीं होगी। उसके बगैर, सेल मेम्ब्रेन के बगैर अंदर का इलाका जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हो, उससे बच्चों प्रोटोप्लाज्म भी हम कहते हैं। फिर आगे आपने कहते हैं द एरिया आउटर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस, द एरिया outer to the nuclear membrane and inner to the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर का जो इलाका है सारा, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। जैसे हम बेटा कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल बेटा आ गया है, सेल में लेट से बच्चों ये जो येलो पार्ट है ये है उसकी सेल मेम्ब्रेन, अंदर ये है उसका न्यूक्लियस रेड, और ये जो स्काई ब्लू है ये सारा साइटोप्लाज्म। तो उसने आपसे कहा था एरिया इनर टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर या न्यूक्लियस के बाहर, ये जो सारा इलाका है, इस सारे इलाका को वो साइटोप्लाज्म का नाम देता है। द एरिया इनर टू द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये बच्चों साइटोप्लाज्म। फिर बच्चों उसने कहा था कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम इकट्ठा प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। ये सेल का लिविंग कंटेंट है, उसका लिविंग पार्ट है। फिर वापस चलते हैं, तो आपसे नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट बेटा कहते हैं आपसे देयर आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। एक साइटोप्लाज्म के बच्चों दो मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से भी? नंबर वन इज द इनसॉल्युबल पार्ट, उसका गैर हल शुदा हिस्सा, जो हल बच्चों नहीं होता। उसमें क्या कुछ शामिल है? ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन। और जो कुछ उसमें मौजूद है, ये लफ्ज इंक्लूड से है, इंक्लूजन शामिल। तो शामिल क्या हो सकता है? उसका वेस्ट हो सकता है, वेस्ट, सेल का वेस्ट, यानी कि ऑर्गेनेल्स और जो वेस्ट वगैरह है वो उसका इनसॉल्युबल पार्ट है, किसका? साइटोप्लाज्म का। और नंबर टू इज द सॉल्युबल पार्ट या लिक्विड पार्ट। तो दो हिस्से हो गए साइटोप्लाज्म के, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल पार्ट। इनसॉल्युबल में ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन होता है, वेस्ट होता है। और सॉल्युबल या लिक्विड पार्ट के अंदर बच्चों उसका साइटोसोल होता है, वो साइटोसोल कहलाता है।
ये सॉल्युबल है, इसमें वाटर वगैरह बच्चों होगा कि ध्यान करेगा आपको। टू बच्चों मेन पार्ट्स हो गए। अब पहले ध्यान करते हैं इनसॉल्युबल पार्ट पे। ये जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, उसमें ऑर्गेनेल्स हैं, इंक्लूजन है विच इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेल्स। ये वो साइटोप्लाज्म है, ये वो उसका हिस्सा है जिसमें उसके तमाम किस्म के ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी है, वैक्यूल है, एक्सेट्रा। वो सारे इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं। और इसके अलावा जो वेस्ट है बच्चों, वेस्ट वेस्ट खड़ा हुआ है, ये सारा उसका इनसॉल्युबल पार्ट है। तो बेटा इनसॉल्युबल पार्ट में क्या आ गए, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स आ गए, और उसके साथ उसका वेस्ट आ गया। ये चीजें उसमें हल नहीं होती। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाते हैं, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहे हैं, ये बच्चों वैक्यूल को शो कर रहा है। या इसके अलावा डिफरेंट ये ऑर्गेनेल्स भी हो सकते हैं, आपको समझाने के लिए उसने ऐसा किया है। तो ये उसमें हल नहीं हो रहा साइटोप्लाज्म, ये उसका इनसॉल्युबल पार्ट है। फिर नंबर 2 कहते हैं बच्चों सॉल्युबल पार्ट या लिक्विड पार्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड साइटोसोल। अब याद करना ये ऑब्जेक्टिव आएगा कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल क्या होता है। भाई साइटोसोल तो साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट है, सॉल्युबल पार्ट है। बट इसका मतलब हुआ साइटोप्लाज्म का जो हल शुदा हिस्सा है, हल शुदा या लिक्विड पार्ट, जो साइटोसोल कहलाता है, तो क्या होता है, फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंसेस। ये इसका वो हिस्सा है जो ग्राउंड प्रोवाइड करता है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की चीजें मौजूद होती हैं। ये बेस बनाता है, यानी कि सॉल्युबल पार्ट में ही उसके इनसॉल्युबल पार्ट खड़े होते हैं, इसी सॉल्युबल पार्ट में ही उसके ऑर्गेनेल्स खड़े होते हैं, इसके अंदर तैर रहे होते हैं। तो ये बच्चों ध्यान करते हैं, फॉर्म ग्राउंड सब्सटेंस, ये ग्राउंडिंग करता है, ये बेस बनाता है। साइटोसोल बच्चों बेस बना रहा है, इसमें मुख्तलिफ चीजें मौजूद होती हैं। और फिर सॉल्युबल पार्ट में केमिकली क्या क्या चीजें हैं, 90% बच्चों वाटर है, और 10% उसमें डिजॉल्व सब्सटेंस सल्यूट है उसका। सॉल्युबल पार्ट साइटोसोल में 90% वाटर और 10% डिजॉल्व सब्सटेंसेस, उसमें हल शुदा चीजें हैं, वो उसका बच्चों सल्यूट है। यानी कि बेटा वो मैलिक्यूल या आयन हो सकते हैं 10%। आगे चलते हैं, ये बड़ा कोई डायग्राम आ गया। फिर आगे कहते हैं ऑन द बेस ऑफ द मैलिक्यूल आर द आयंस, यानी कि वो जो हल शुदा चीजें हैं, जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, जो मैलिक्यूल्स हैं, जो बच्चों आयंस हैं, उसकी बुनियाद पर जो सोल्यूशन है इज ऑफ द टू डिफरेंट टाइप्स, वो दो तरह का सोल्यूशन बनता है। बेटा इसका मतलब हुआ देखो ना, जब वाटर यानी कि सॉल्वेंट और मैलिक्यूल या आयन सैल्यूट, जब सॉल्वेंट और सैल्यूट मिलेगा तो उनके मिलने से क्या बनता है, वो जो सोल्यूशन बनता है। तो वही आपसे कहते हैं कि वो जो हल होने वाली चीजें हैं, वो जो मैलिक्यूल्स आयंस हैं, उनकी बुनियाद पर जो सोल्यूशन है बच्चों, वो मजीद दो तरह का हो सकता है। नंबर 1, एक होता है ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन कौन सा होता है, विच आर द स्मॉलर मैलिक्यूल आर द आयंस। अगर हल होने वाली चीजें, अगर हल होने वाले मैलिक्यूल या आयन छोटे हैं, स्मॉलर इन साइज हैं, तो क्या बनता है, ट्रू सोल्यूशन बनता है। जैसे बेटा मैं कहता हूँ, जैसे अगर आप साल्ट को, NaCl को वाटर में जब आप डिजॉल्व करते हैं, तो डिजॉल्व करने के बाद क्या आपको पता चलता है कि वाटर कहां पर है और साल्ट कहां पर है। अब वो दोनों चीजें एक हो चुकी हैं, ये ट्रू सोल्यूशन है, ये होमोजीनस होता है। होमोजीनस है बच्चों, होमोजीनस से मुराद है कि जितना सोल्यूशन आपके पास है, उसको जहां से भी चेक करेंगे आप, चाहे ऊपर से, मिड से, इधर से, नीचे से, बॉटम से, जहां से भी सोल्यूशन चेक करेंगे, हर जगह वो एक जैसा होगा। वो ट्रू सोल्यूशन है, वो होमोजीनस है। जैसे बेटा हम कहते हैं, अगर शुगर को वाटर में डाल दें, शुगरी सोल्यूशन तैयार कर लें, वो भी एक ट्रू सोल्यूशन है, क्योंकि शुगर उसमें अच्छी तरह हल हो जाती है। क्योंकि मैलिक्यूल जो आयंस है बच्चों छोटे हैं, वो आसानी के साथ हल हो गए हैं, ये ट्रू सोल्यूशन है। जैसे बेटा हम कहते हैं कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, वो भी एक ट्रू सोल्यूशन होता है। तो उसने आपसे कहा, अगर हल होने वाले मैलिक्यूल या आयंस लार्जर होंगे,
तो उससे बेटा बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। वो कोलाइडल होता है। अगर हल होने वाले मॉलिक्यूल्स या आयन स्मॉलर होंगे, छोटे होंगे, तो फिर बच्चों ट्रू सॉल्यूशन बनता है। अब बड़ा बारी आती है कोलाइडल सॉल्यूशन की, कि अगर वो मॉलिक्यूल्स या आयन लार्जर हैं तो उनसे मिलकर बनने वाला सॉल्यूशन बच्चों क्या कहलाएगा? कोलाइडल कहलाता है, विच हैज अ लार्जर मॉलिक्यूलर आयन। वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। फर्दर कहते हैं इट हैज टू फॉर्म्स। मजीद कोलाइडल सॉल्यूशन के दो हिस्से हो सकते हैं, वो दो तरह का हो सकता है, उसके टू पार्ट्स हो सकते हैं, सोल और जेल। जाएगा कुछ ऑब्जेक्टिव में चार क्वेश्चन पूछेगा, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, या कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, या कोलाइडल सॉल्यूशन के कितने आगे फॉर्म्स हैं, हालतें हैं, या उसके हिस्से होते हैं। तो आपने कहना दो होते हैं, सोल और जेल। फिर आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में सोल क्या होता है, जेल क्या होता है। पहले बढ़ाओ सोल की तरफ। सोल इज अ नॉन विस्कस, गैर गाढ़ा हिस्सा, जो गाढ़ा ना हो, नॉन विस्कस पार्ट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का गैर गाढ़ा हिस्सा वो सोल है। दूसरा होता है बच्चों जेल, जेली लाइक। थोड़ा इसको तैयार कर लो आप। जैसे बच्चों जेल है, जेली लाइक होता है, जेल की तरह, दही की तरह। जैसे टूथपेस्ट की जेल होती है, वो विस्कस है, वो विस्कस चीज है। तो उस तरह कहते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका जो विस्कस पार्ट होगा वो जेल कहलाता है। दिस वन इज अ सेमी सॉलिड। ये थोड़ा बहुत बच्चों सॉलिड की तरह होता है, लेकिन सही सॉलिड नहीं होता। अब रट्टा मार लो सोल और जेल का, बस एक होता है जेल इज द जेली लाइक। ये जेल की तरह है, विस्कस पार्ट है, सेमी सॉलिड होता है। बच्चों सोल नॉन विस्कस है। बच्चों एक लफ्ज होता है सॉलिड, ध्यान करना, सॉलिड का सोल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कंफ्यूज ना हो जाना, बस एक को तैयार करो जेल को। बेटा जब भी दो बातों में कंपैरिजन आ रहा हो, कंफ्यूजन हो, तो एक को तैयार कर लें। जब एक चीज आपको आ गई तो दूसरी चीज आपको खुद ब खुद आ जानी है। कि जेल इज द विस्कस पार्ट है, वो सेमी सॉलिड है, और आज कहते हैं फ्रॉम द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल। सेल के साइड वाले हिस्से को बनाते हैं पेरिफेरल साइड। जैसे बेटा ये सेल खड़ा हुआ है, सेल का ये जो साइड वाला हिस्सा है, ये साइड है, इसको कौन बनाएगा? इसको जेल बनाएगा, ये जेल है। और जो इसके अंदर के इलाका है कौन सा होगा? ये सोल होता है, ये नॉन विस्कस पार्ट है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। जैसे तो हम ये भी कह सकते हैं, आपकी बुक में है कि ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल वो आपको समझाने के लिए जैसे बेटा मिल्क होता है, और कोलाइडल के बच्चों एग्जांपल देता है आपको, जैसे कि बच्चों बटर होता है, मक्खन होता है। या बल्कि यूं आपको समझाएगा, सॉरी, कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें जो जेल है, जेल उसे कहते हैं जैसे बटर होता है, मक्खन होता है। और सोल जो इसका हिस्सा खड़ा हुआ कहते हैं जैसे कि मिल्क होता है। समझाने के लिए कही जा रहा है। फिर आगे बेटा बयान करते हैं आपको। हाँ बेटी जहां तक ये बातें खत्म हो गया, उसके फंक्शन स्टार्ट करेगा। साइटोप्लाज्म के फंक्शन आने हैं। फंक्शन स्टोरेज हाउस, यानी कि यही वो इलाका है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स, कार्बोहाइड्रेट्स है, वाटर है, वो कैल्शियम है, सोडियम है, वो सारे बच्चों यहीं पर जमा होते हैं। ठीक है ना बेटा? जब आपने ये कहा था कि इसमें लार्जर मेलिक्यूल या स्मॉलर मेलिक्यूल या आयन होते हैं, सैल्यूट होता है, वो तो केमिकल तो होते हैं, केमिकल तो बच्चों होते हैं। तो वो केमिकल भी यहीं पर मौजूद है। ये स्टोरेज हाउस है फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ द केमिकल। या बच्चों बहुत सारे केमिकल खड़े होते हैं, जहां उनकी डिमांड होगी तो उन केमिकल्स को बच्चों वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। नंबर टू, ग्लाइकोलाइसिस भी इस साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में होती है। ये बहुत सारे इनके रिएक्शन भी यहाँ पर हो रहे हैं साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में। जैसे बच्चों ग्लाइकोलाइसिस शायद पढ़ा होगा आपने। ग्लाइकोमिन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलाइसिस है। अ स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल में रेस्पिरेशन होता है उसका एक स्टेप है। और होता क्या इसमें? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पेरुविक एसिड। तो ये वो अम्ल है जिसमें ग्लूकोज टूटेगा, और किसमें टूटेगा, किसमें जाएगा? पेरुविक एसिड के अंदर। पेरुविक एसिड एक ग्लाइकोलाइसिस, उसने बच्चों आपको समझाया कि ग्लाइकोलाइसिस काम भी यहाँ पर हो रहा है, डिफरेंट बड़ा रिएक्शन भी यहाँ पर हो रहे हैं। और कहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बच्चों यहाँ पर मौजूद है। अभी आपने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम वैक्यूल है, वो बच्चों इसी साइटोप्लाज्म में मौजूद है।
फिर कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट यहाँ पर होते हैं, स्ट्रीमिंग, या इसको कहते हैं साइक्लोसिस, दायरे में हरकत, साइक्लोसिस दायरे में हरकत। इसका बड़ा मतलब है कि ये जो साइटोसोल है, यानी कि साइटोप्लाज्म में ये जो एरिया है, लिक्विड है, ये स्टैग्नेंट नहीं है, ये साकिन नहीं है, ये चलता रहता है, गोल दायरे में हरकत करता है। द सर्कुलर मोशन, द सर्कुलर मोशन ऑफ साइटोसोल इज कॉल्ड साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट। बच्चों यहाँ पर जो लिक्विड है, वाटर वगैरह है, वो यहाँ पर नदी की तरह बहता है, स्ट्रीम लाइक, नदी की तरह। तो इसलिए कहते हैं कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट बचा है वो स्टेगनेंट नहीं होता, साकिन नहीं होता, उसका लिक्विड पार्ट, वाटर वगैरह, केमिकल्स, वो ऐसे दायरे में हरकत करते रहते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइक्लोसिस। फिर बड़ा क्या होता है कि इसी स्ट्रीम मूवमेंट के साथ डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी है, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम है, वो भी इसके साथ साथ हरकत करते हैं। वह जैसा कि पानी के अंदर कश्तियां चलती हैं, सेम उसी तरह जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी ऐसे दायरे में यहाँ पर हरकत करते रहते हैं। तो वो जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की दायरे में हरकत है, वो जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की ऐसे सर्कुलर मोशन है, उससे कहते हैं वो है एक्टिव मास मूवमेंट। तो आपके बुक में क्लियर नहीं करेगा, वो परेशान करेगा, तो याद करना कि जो एक्टिव मास मूवमेंट है वो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की होती है। किसकी होती है? वो तो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की होती है दायरे में हरकत। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की दायरे में जो हरकत है कश्तियों की तरह, वो है एक्टिव मास मूवमेंट। और खुद जो साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल है, उसका उसकी जो दायरे में हरकत है, वो जो लिक्विड है, वो जो वाटर है, पानी जो खड़ा हुआ है दरिया की तरह जो बह रहा है, उस पानी की जो हरकत है उससे साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। फिर उसके साथ साथ तो डिफरेंट ऑर्गेनल्स वो जो साथ साथ कश्तियों की तरह बहते हैं, वो ऑर्गेनल्स की मूवमेंट वो एक्टिव मास मूवमेंट कहलाती है। हाँ बेटा, एक डायग्राम आखिर में आपको दिखाता है, ये वाली बच्चों वही चीज आ गई है कि सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स बड़ा पड़े हुए हैं, ये उसका निकला। अब एक थर्ड क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर बना हुआ है, अ जेलाटीन, जेलाटाइन लाइक, जेली लाइक मिक्सचर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली की तरह गाढ़ा मवाद, इट कंटेन्स वाटर एंड द केमिकल्स विद इन द साइटोप्लाज्म और अदर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स विच कैरी आउट द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बच्चों यहाँ पर पड़े हुए हैं और वो अपना अपना एक काम करते हैं। ये बच्चों टॉपिक खत्म हो गया है, इसको बड़ा प्यार करना, ठीक है ना। उसने कहा था बच्चों कि लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं, और इन दोनों को इकट्ठा प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो उसने कहा बेटा, द एरिया inner to the cell membrane and outer to the nuclear membrane, this is called cytoplasm. फिर it has two main parts, insoluble और soluble। तो बेटा insoluble है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन वेस्ट होता है। बेटा जो soluble है उसका लिक्विड पार्ट होता है, और जो बेटा लिक्विड पार्ट है उसको साइटोसोलम कहते हैं। वो ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, वो ग्राउंड बनाता है जिसमें डिफरेंट चीजें खड़ी हुई हैं, और इसमें 90% बेटा वाटर होता है और 10% बच्चों सैल्यूट या डिजॉल्व सब्सटेंस होती है। फिर कहते हैं आपको तो वो जो डिजॉल्व सब्सटेंसेज हैं, मॉलिक्यूल या आइंस हैं, वो दो तरह के बच्चों सोल्यूशन बनाते हैं। अगर स्मॉलर या आइंस या मॉलिक्यूल्स होंगे तो उससे क्या बनता है? ठोस सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बच्चों होमोजीनियस होता है, जैसे कि साल्ट का सोल्यूशन है, शुगरी सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, वो ठोस सोल्यूशन है। कोलाइडल, अगर कोई मॉलिक्यूल या आयन लार्जर हो जाए तो कोलाइडल है। फिर कोलाइडल देन फर्दर है टू फॉर्म्स, उसकी दो हालतें होती हैं, उसके दो हिस्से होते हैं, जैसे कि सोल या जेल होता है। जेल तो उसका विस्कस पार्ट है और सोल उसका नॉन विस्कस पार्ट है। हाँ, मैं कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जांपल एक और भी देता हूँ। जैसा कि जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है, मैला गदला पानी, वो सारा कोलाइडल सोल्यूशन है। अगर उसको निकाल के आप किसी बाल्टी या टब में रखें,
थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा ऊपर से ट्रांसपेरेंट क्लियर होना शुरू हो जाएगा, उसके दो हिस्से बन जाने, ऊपर उसका साफ पानी नजर आ रहा होगा, वो समझ लें उसका सोल है। मैल उसकी जाकर नीचे बैठेगी, वो उसका गाढ़ा हिस्सा बन जाएगा, वो उसका जेल बन जाएगा। फिर आगे बढ़ा हम चाहते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं, स्टोरेज हाउस है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स भरे होते हैं, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, और ग्लाइकोलाइसिस उसको वो तो डिटेल में जाकर चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में आप जाकर। और इसमें होता क्या, ग्लूकोज बच्चों पायरुविक एसिड में टूटता है, ये काम भी साइटोसोल में हो रहा है। और यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह वगैरह। और जहाँ बेटा स्टीमिंग मूवमेंट हो रही है, यानी कि वो साइटोप्लाज्म दायरे में हरकत करता है, और उसके साथ साथ डिफरेंट ऑर्गेनल्स जब मूव करते हैं, तो बच्चों ऑर्गेनल्स की मूवमेंट वो एक्टिव मास मूवमेंट कहलाती है। मेरे बच्चों